नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है शीत युद्ध। ये एक ऐसा विषय है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विशेष रूप से प्रभावित किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ है 1945 के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। चाहे वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हो, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग हो, विभिन्न सैनिक संधियां हों, महाशक्तियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अलग अलग देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता या सैनिक सहायता हो, हथियारों की होड़ हो या अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा हो, ये सभी शीत युद्ध का ही परिणाम है। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी शक्तियां थीं और दूसरी ओर धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान जैसी शक्तियां। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इस लेक्चर में मैं आपको शीत युद्ध का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसके लक्षणों के बारे में बताऊंगी। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्व में दो महाशक्तियां रह गईं, अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों महाशक्तियों के संबंधों को दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यद्यपि युद्ध के दौरान ये दोनों देश मित्र थे, लेकिन युद्ध की समाप्ति से कुछ समय पूर्व दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ गया, जो आगे चलकर शीत युद्ध का कारण बना। अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को दो विरोधी गुटों में बांट दिया। दोनों ही गुट अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करने लगे तथा एक दूसरे को हर मोर्चे पर पराजित करने का प्रयत्न करने लगे। पूरा विश्व इन दोनों महाशक्तियों के संघर्ष का अखाड़ा बन गया। शीत युद्ध का प्रथम बार प्रयोग ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने अपने एक निबंध में किया था। इसका दूसरी बार प्रयोग 1947 में बर्नार्ड एम बरूच ने अपने एक संसदीय भाषण में किया। लेकिन शीत युद्ध शब्द या कोल्ड वॉर शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय वॉल्टर लिपमैन को जाता है। अब बच्चों, मैं आपको शीत युद्ध का अर्थ समझाने का प्रयत्न करती हूँ। शीत युद्ध सामान्यतः वह स्थिति है जब दो देश या गुट एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं करते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने, कमज़ोर करने और एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करते रहते हैं, जिससे युद्ध न होते हुए भी एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। इसे ही शीत युद्ध या कोल्ड वॉर कहा जाता है। शीत युद्ध में दोनों गुट शांतिपूर्ण राजनीतिक संबंध रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं और युद्ध के अलावा दूसरे तरीकों से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए इसे मनुष्य के मनों से लड़ा जाने वाला युद्ध या वॉर ऑफ नर्व्स भी कहा जाता है। शीत युद्ध की परिभाषा विभिन्न लेखकों ने भिन्न भिन्न प्रकार से की है। उदाहरणार्थ डॉक्टर MS राजन के शब्दों में शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिला जुला परिणाम है। ये दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, दो प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है, दो चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राष्ट्रीय हितों की अभिव्यक्ति है, जिनका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी शीत युद्ध को परिभाषित किया है।
उन्होंने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा है कि शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। यह दो विचारधाराओं का संघर्ष न होकर दो भीमकाय शक्तियों का आपसी संघर्ष है। शीत युद्ध को KPS मेनन ने भी परिभाषित किया है और कहा है, शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो पद्धतियों, दो गुटों, दो राज्यों और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थीं, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो पद्धतियां थीं, संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। दो गुट थे, नाटो और वार्सा पैक्ट। दो राज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। दो व्यक्ति, स्टालिन और जॉन फॉस्टर डैलिस। जॉन फॉस्टर डैलिस ने भी शीत युद्ध को परिभाषित किया है और कहा है कि शीत युद्ध नैतिक दृष्टि से धर्म युद्ध था। अच्छाइयों के लिए बुराइयों के विरुद्ध, सत्य के लिए गलतियों के विरुद्ध और धर्मपरायण लोगों के लिए नास्तिकों के विरुद्ध संघर्ष था। इसी प्रकार ग्रीव्स ने भी शीत युद्ध की परिभाषा की है। उनके शब्दों में, परमाणु युग में शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हटकर है। दूसरे शब्दों में, यह एक साधन है जो एक पारस्परिक विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए एक ऐसे युग में कारगर सिद्ध होता है जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध न केवल खर्चीला होगा किंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की भी शक्ति रखता होगा। शीत युद्ध के संदर्भ में लुई हाले की परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी पुस्तक द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री में लिखा है कि शीत युद्ध परमाणु युग में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न किंतु उससे अधिक भयानक है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। विश्व के सभी देश और सभी समस्याएं, चाहे वह वियतनाम हो, चाहे कश्मीर या कोरिया अथवा अरब इज़राइल संघर्ष, सभी शीत युद्ध में मोहरों की तरह प्रयुक्त किए गए। इस प्रकार कह सकते हैं बच्चों कि शीत युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, यह युद्ध का वातावरण था। जैसा नेहरू ने कहा कि शीत युद्ध का वातावरण निलंबित मृत्युदंड के वातावरण के समान तनावपूर्ण था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंततः अशिष्ट आचरण को जन्म दिया। शीत युद्ध की परिभाषाओं के आधार पर हम इसके कुछ लक्षणों की ओर भी दृष्टिपात कर सकते हैं। जहाँ तक इसके लक्षणों का संबंध है, ये कहा जा सकता है कि शीत युद्ध दो सिद्धांतों का नहीं अपितु दो महाशक्तियों सोवियत संघ और अमेरिका का संघर्ष था। शीत युद्ध में प्रचार का महत्व था, यह वाक युद्ध था। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियाँ व्यापक प्रचार, गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियाँ तथा प्रादेशिक संगठनों की स्थापना करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में लगी रहीं। शीत युद्ध दोनों शिविरों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह वास्तविक युद्ध से भी अधिक भयानक युद्ध था। इसे मस्तिष्क में युद्ध के विचारों को प्रश्रय देने वाला युद्ध माना गया। इस प्रकार शीत युद्ध की जो परिभाषाएं हैं वो इसके लक्षणों को भी स्पष्ट करती हैं। आशा है बच्चों
आपको आज का ये व्याख्यान समझ में आया होगा। अगले व्याख्यान में मैं आपको शीत युद्ध के अन्य पक्षों के संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।